अगले सीन में सब लोग एम्परर के पास जा रहे होते हैं। तभी थियोर अटेंडेंट से पूछता है कि एम्परर ने उन्हें क्यों बुलाया है, लेकिन अटेंडेंट कहता है कि उसे नहीं पता है, जिस पर थियोर गुस्सा करने लगता है। उसे सच में कुछ नहीं पता है। क्या तुम्हें लगता है कि हिज मैजेस्टी द एम्परर को बताना पड़ेगा कि वो किसी को बाहर क्यों भेज रहे हैं? रेगिना की ये बात सुनने के बाद थियोर शांत हो जाता है। रेगिना सोचने लगती हैं उस इंपीरियल लॉ के बारे में कि जब आपको एम्परर बुलाते हैं आपको बिना किसी सवाल जवाब के जाना पड़ता है। वो सोच रही होती हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा वो उसको पूरी तरीके से फाड़ के फिक्स करेंगी। तभी वो महसूस करती हैं कि एरॉन उनके पीछे चल रहे हैं, जिससे उन्हें घबराहट महसूस होने लगती है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई हैं वो अपने पेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कभी भी पीछे वाला व्यक्ति उन्हें चाकू भोंक सकता है। लेकिन वो सोचती हैं कि एरॉन के कदम अलग लग रहे हैं, शायद ये उसके चेहरे के कारण है। ऐसा याद करते ही वो पूरी लाल हो जाती हैं। तो थियोर कहने ही वाला होता है कि ये पूरा लाल, लेकिन तभी बेचारे को मार पड़ जाती है। वो चिल्लाता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर रेगिना उससे सॉरी कहती हैं। अगले सीन में उन लोग एम्परर के पास पहुंच गए होते हैं और तभी एम्परर को किसी के आने की खबर मिलती है, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं। और जैसे ही रेगिना देखती हैं कि वो हरमन और अनीता हैं, वो एम्परर को काफी गुस्से से देखने लगती हैं। तो फिर एम्परर वजह बताते हैं, हम सबको पता है कि कल के बैंक्वेट में क्या हुआ। तो फिर रेगिना कहती हैं कि फिर भी मुझे नहीं पता कि आपने हमें यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है। तो एम्परर कहते हैं कि एम्पायर में अगर एक इंपीरियल फैमिली मेंबर की जान को खतरा होता है तो उनके प्रोटेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, और इंपीरियल फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दोनों ड्यूकल हाउसहोल्ड्स के बच्चों पे जाती है। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि और ऐसा चीज कौन कहेगा। तो फिर एम्परर कहते हैं कि इंपीरियल लॉ। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि इस पूरे समय इंपीरियल लॉ ही मेरा असली दुश्मन रहा है। फिर वो एम्परर से कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। एम्परर कहते हैं कि रेगिना ये बात तुम डिसाइड नहीं कर सकती। तो रेगिना कहती है आप मैन पावर उस पर वेस्ट नहीं कर सकते जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन एम्परर जो कि पूरा मन बना लिए होते हैं कि रेगिना की शादी सिविलिस ट्यूची में ही करनी है, वो कहते हैं कि रेगिना भी एलपीरी ये एक इंपीरियल ऑर्डर है। हरमन सिविलिस इंपीरियल प्रिंसेस को गार्ड करेगा और एरॉन वेस्टिन इंपीरियल प्रिंस को गार्ड करेगा, और ये तब तक रहेगा जब तक हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का पता ना लगा लिया जाए, और तब तक बाहर की एक्टिविटीज जैसे कि शॉर्टमैनशिप ट्रेनिंग सब बंद रहेंगी। फिर एम्परर अनीता को बुला के कहते हैं कि तुमने कहा कि वेदिस के सीक्रेट्स में से एक है ट्रूथ सीरम, जो कि किसी से भी कोई भी सीक्रेट निकलवा सकता है। हम तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे। तो मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ अनीता वेदिस की ट्रूथ सीरम बनाओ। अब मेरी पिछले वीडियो में जब मैंने पूछा था कि मुझे अनीता को ब्लैक मेज या फिर तांत्रिक बुलाना चाहिए, तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने ब्लैक मेज कहा था। तो मैं आज से अनीता को ब्लैक मेज बुलाऊंगी। ये सुनने के बाद प्रिंसेस एम्परर को ऐसे देख रही होती हैं कि जैसे वो उन्हें खा ही जाएंगी। वो सोचती हैं कि वो ब्लैक मेज को ट्रूथ सीरम बनाने के लिए कह रहे हैं, किसे पता अगर वो जहर ही बना दे। अगले सीन में उन लोग वापस आ रहे होते हैं और अनीता पहले ही मेडिकल स्टाफ के साथ चली गई होती हैं। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी मास्टरमाइंड को एक्सपोज करना होगा, लेकिन मास्टरमाइंड तो हरमन है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि सर एरॉन थियोर के नाइट हैं, कम से कम वो उसे तो हम नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर वो हरमन से कहती हैं कि मुझे सर एरॉन से कुछ कहना है, तो प्लीज़ हमें कुछ स्पेस दो। तो हरमन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हिज मैजेस्टी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो, तो अगर तुम्हें समझ में आता है तो पीछे हो जाओ। फिर वो एरॉन के कान में कहती हैं कि प्लीज़ हरमन और लेडी अनीता को थियोर के पास मत आने देना, और सर जैसे को भी इसके बारे में बता देना। तो फिर एरॉन हाँ कहता है।
प्रिंसेस थियोर की तरफ देखते हुए सोचती हैं कि मेरे प्यारे छोटे भाई, अगर तुम एक ट्रैश भी खिलाते हो फिर भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। फिर उन्हें अलविदा कहने के बाद वो हरमन से कहती हैं कि क्या तुम मेरे पीछे ही खड़े रहोगे। तो वो कहता है कि भले ही ये अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, ये जरूरी है। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि उन्हें अंडरग्राउंड प्रिजन जाना है और पूछती हैं कि क्या ड्यूक सिवलिस ने एंगेजमेंट के तोड़ने के बारे में कुछ कहा है। तो हरमन कहता है कि ये योर हाइनेस ने एक तरफा किया है। तो फिर प्रिंसेस गुस्से से कहती हैं कि फिर भी क्या ड्यूक ने कुछ कहा है। तो हरमन कहता है कि क्या उन्हें कहना चाहिए। प्रिंसेस पूछती हैं तुम्हारा मतलब क्या है। जो एंगेजमेंट है योर हाइनेस और मेरे बीच में, वो इंपीरियल हाउस होल्ड और सिवलिस फैमिली के बीच में एक वादा है, ये ऐसे ही नहीं टूट सकता। ये सुनने के बाद प्रिंसेस को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कहती हैं मैंने सुना कि आपके पास एक क्लोज फ्रेंड है जो कि मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। तो हरमन कहता है कि क्या आप अनीता के बारे में बात कर रही हैं। वो बच्ची मेरी बहन की तरह है, मुझे नहीं लगा था कि योर हाइनेस ऐसे रूमर्स पे ध्यान देंगी। तो फिर प्रिंसेस कहती हैं ओ माय, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो लेडी अनीता है। ऐसा लगता है कि जो रूमर्स हैं वो बस नॉनसेंस नहीं थे। वैसे भी मैं एंगेजमेंट को तोड़ने ही वाली हूँ, तो मैं ये अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। तो हरमन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपके हिसाब से ही हों, लेकिन प्रिंसेस अभी एंगेजमेंट से ज्यादा उस असेसन के मुंह खुलवाने के ऊपर ध्यान देना चाहती हैं, क्योंकि किसी को खोने का दर्द वो दोबारा महसूस नहीं करना चाहती। अगले सीन में हम लोग अनीता को देखते हैं जो कि एक सर्वेंट के साथ होती हैं। तभी वो सर्वेंट को किसी मेडिकल हेल्प के बारे में कहते हुए उसके ऊपर अपना मैजिक डाल देती हैं और कहती हैं कि पर्स टेरांका, क्या इस जगह पे विमाल्दी रूट्स हैं। तो फिर वो कहती हैं कि हाँ, लेकिन ये एक जहरीला पौधा है जिसे ग्रेड 1 का कहा जाता है, तो आपको सर डेरिरंस की परमिशन की जरूरत। तो अनीता कहती है कि पर्सी, मुझे उसकी जरूरत है। फिर पर्सी उसे लेने के लिए चले जाता है। तभी अचानक से अनीता की चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो सोच रही होती हैं मुझे बस और थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर एक और मेडिकल स्टाफ आती है और अनीता उसका भी नाम पूछकर उस पर अपना मैजिक इस्तेमाल करने जाती हैं। अगले सीन में प्रिंसेस असैसिन के सामने बैठी हुई होती हैं। वो उसकी आंखों को देखते हुए सोचती हैं कि मेरे यहाँ आने से पहले जिन लोगों पे मैंने भरोसा किया, जब उन्होंने मुझे धोखा दिया तो उनकी आंखें वैसी ही थीं। जो ब्लैक मेज है वो लोगों को ब्रेन वॉश कर सकती हैं, वो उन्हें जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे भी पता नहीं चला था क्योंकि उनका जो चेंज था वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल था और इस तरह मैंने काफ़ी सारे लोगों को खो दिया। तुम क्या सोचती हो एल्पीरी एम्पायर के पहले एम्परर बेनहार जी एल्पीरी के बारे में। ये सुनते ही जो असैसन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। प्रिंसेस बताती हैं कि उन्हें कोइंसिडेंटली पता चला कि जो लोग ब्लैक मेज के कंट्रोल में होते हैं वो फर्स्ट एम्परर के नाम पे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि क्यों। तभी गार्ड कहता है कि क्योंकि हिज मैजेस्टी ने कहा है कि वो मास्टरमाइंड को पर्सनली ढूंढेंगे, हम लोग जल्द ही कुछ पता लगा लेंगे। और इस तरह प्रिंसेस को यहाँ आने से भी कुछ पता नहीं चलता है। तभी वो हरमन की आंखों की तरफ देखते हुए सोचती हैं मैं सच में उन क्लाउडी आंखों से नफरत करती हूँ। तभी वो सोचती हैं कि क्लाउडी आंखें, जब आप पास से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे ब्लैक मेज के विक्टिम्स की आंखें धुंधली होती हैं। उसकी आंखें वैसी नहीं थी जब मैं उससे पहली बार मिली थी। क्या हो अगर हरमन भी एक विक्टिम हो। मैंने बस सोच लिया कि जो ब्लैक मेज है वो हरमन के ऑर्डर्स का पालन कर रही है, लेकिन मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा। फिर वो हरमन से भी फर्स्ट एम्परर के बारे में वही सवाल पूछती हैं। तो हरमन थोड़ा सा चौंकता तो है, लेकिन
कहता है कि मुझे लगता है कि जो हिज मैजेस्टी थे वो काफी अच्छे इंसान थे। सबको पता है कि फर्स्ट इंपीरियल मैजेस्टी कितने ज्यादा महान थे। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि क्या वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन तभी जो असैसिन का चैन है वो टूट जाता है और वो प्रिंसेस की तरफ वार करने के लिए बढ़ता है। प्रिंसेस उसके हाथों पे वार करती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो प्रिंसेस के पास बढ़ रहा होता है कि तभी जॉन प्रिंसेस को कवर कर लेता है और हरमन के अगल बगल हमें खून दिखाई देता है। बाहर आने के बाद प्रिंसेस जॉन को एक्सप्लेन करने के लिए कहती हैं, तो वो बताता है कि सर हरमन ने असैसिन को काट दिया। वो अभी तक मरी नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग को रोकना। तो प्रिंसेस कहती हैं, तो तुम कह रहे हो कि वो जल्द ही मर जाएंगी। जॉन उनसे माफी मांगता है। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि चेन्स कैसे टूट गए। क्या ब्लैक मेज का स्पेल ऐसा कर सकता है? शायद ये जानबूझकर किया गया था उसको शांत करने के लिए। अगले सीन में प्रिंसेस अपने रूम में होती हैं, तभी ऊना उन्हें बताती हैं कि लेडी अनीता उनसे मिलना चाहती हैं, जिस पर सेल्मा मना करने लगती हैं। तो प्रिंसेस उन्हें रोकते हुए सोचती हैं कि वो मुझसे असैसिन के साथ जो भी हुआ उसके तुरंत बाद मिलने के लिए आ रही है। आखिरकार वो सोच क्या रही है, फिर वो उसे अंदर ले आने के लिए कह देती हैं। अगले सीन में वो दोनों आमने सामने होते हैं, तो प्रिंसेस पूछती हैं कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। तो अनीता कहती है कि योर हाइनेस, मैंने सुना कि एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो उन्हें मेडिकल हर्ब देती हैं जो कि दिमाग शांत करने में मदद करता है। तो प्रिंसेस उन्हें शुक्रिया कहती हैं और पूछती हैं कि क्या उसे बस इतना ही काम था। अनीता कहती हैं कि जो क्रिमिनल है वो मर चुकी है। तो प्रिंसेस कहती हैं, तो वो मर गई। तो अनीता कहती हैं कि हाँ, ब्लड लॉस से। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर एक ट्रूथ सीरम बनाने के लिए आई थी, लेकिन क्योंकि जो क्रिमिनल है वो मर चुका है, तो प्रिंसेस कहती हैं जो ट्रूथ सीरम है वो यूजलेस बन चुका है। तो क्या तुम यहाँ पर अलविदा कहने के लिए आई हो? तो अनीता चिल्लाती है कि नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि योर हाइनेस को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी और अगर हो सके तो मैं आपसे थोड़ा करीब भी होना चाहती हूँ। फिर प्रिंसेस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछती हैं, तो अनीता बताती हैं कि बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं, लेकिन सच में मेरे और सर हरमन के बीच में कुछ नहीं है। सर हरमन मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि मैं बेचारी हूँ, लेकिन लोग उसे गलत समझ रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं। प्रिंसेस सोच रही होती हैं कि आखिर कौन सा व्यक्ति अपनी बेचारी बहन को लोगों को मारने और कंट्रोल करने के लिए कहेगा। क्या वो चाहती हैं कि मैं शांति से उन दोनों को एक साथ होते हुए और देशद्रोह करते हुए देखूं? फिर वो अनीता को शांत करते हुए कहती हैं कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को भाई बहनों जैसा मानूंगी। अनीता कहती है तो एंगेजमेंट? तो प्रिंसेस कहती हैं कि वो एक अलग मैटर है, फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो, मैं फिर भी एंगेजमेंट को तोड़ूंगी। जिस पे अनीता क्यों पूछने लगती है, क्योंकि ऐसे तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। प्रिंसेस सोचती हैं कि ये परफेक्ट टाइम है। फिर वो उससे कहती हैं कि अगर तुम इतना जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सच्चाई ये है कि मैं प्यार में पड़ चुकी हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगता है। ऐसे वो और डायलॉग्स बोलती हैं जो या तो उन्होंने जॉन से सुना होता है या फिर किसी बुक में पढ़ा होता है, और ये सब सुन सुनकर अनीता को शौक पे शौक लग रहा होता है। फिर वो उसके सिर से अपने सिर को मिलाते हुए प्यार से कहती हैं, अनीता, क्या तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ है? मुझे तुम पर दया आती है जिससे प्यार की खूबसूरती के बारे में नहीं पता। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम भी इस प्यार का एहसास कर सको। अनीता आते वक्त गुस्से से सोच रही होती है कि कोई उस आदमी के खानदान का मेरे सामने प्यार की बातें कर रहा था।
और इस तरह प्यार में अंधे होने का बहाना बनाकर वो आएंगे सब कुछ बर्बाद करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।